दोस्तों एनडी स्टडी यूट्यूब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो कल हम लोगों ने आरआरबी एलपी स्टेज फर्स्ट का जो क्लास लिए थे उसमें क्लास नंबर 7 लिए थे, ठीक है? आप सबको पता है और आज हमारा क्लास नंबर 8 होगा, ठीक है? यहाँ पे एलपी स्टेज फर्स्ट सीबीटी का इतना डेट वाला शिफ्ट 2 आज हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है? तो आप लोगों में से जितने लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है? चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आपका यहाँ पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे संयुग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है? संयुग्मक संलयन को यहाँ पे किसके रूप में परिभाषित किया गया है? सहकोशिका के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन, एक शुक्राणु के विखंडन और अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन, एक अंडे के विखंडन, ठीक है? तो जो आपका संयुग्मक संलयन होता है, ये बायो का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? तो जो संयुग्मक संलयन होता है, इसको किसके रूप में यहाँ पे किया गया है? तो अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन, ये क्या होता है आपको? संयुग्मक संलयन यहाँ पे के रूप में यहाँ पे परिभाषित किया जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे अगर मैं इसका बताना चाहता हूँ, जैसे इसमें क्या होता है कि जो अंडाशय का मुख्य कार्य जो होता है, वो क्या होता है? अंडाणु पैदा करता है। जो यहाँ पे अंडे होते हैं, जो आपके अंडाशय अगर कह लीजिए यहाँ पे अंडाशय, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो यहाँ पे अंडे का यहाँ पे क्या होता है? अंडाणु पैदा करता है, ठीक है? ये क्या करता है? तो अंडाणु पैदा करता है, ठीक है? अंडाणु पैदा, ठीक है? चलिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? इसका अब आप यहाँ पे बताएँगे कौन-सा कथन इसमें गलत है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान है, ठीक है? तो कौन-सा कथन गलत है? इस गलत कथन को आपको बताना है, ठीक है? तो इसमें से अगर आप देखें तो पदार्थों के जो आपके कण होते हैं स्थिर अवस्था में होते हैं, ठीक है? इसका आपको यह ध्यान देना है कि ये क्या होते हैं? स्थिर अवस्था में रहते हैं, ये आपका गलत है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। बाकी सब देखिए पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक मान लीजिए कोई पदार्थ ये है, ये पदार्थ बी है, ठीक है? तो ये एक तरह से क्या करेंगे? ये आकर्षित करेंगे एक दूसरे की तरफ, ठीक है? पदार्थों कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, तो रिक्त स्थान तो हल्का-हल्का उसमें आपका पूरा टाइप का होता ही है। पदार्थों के कण बहुत छोटे होते हैं, ठीक है? तो बहुत छोटे-छोटे होते हैं, तो ये तीनों आपके ऑप्शन सही है, बाकी ये आपका गलत है, तो गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग भाग में स्थित कोलेरू झील 2 नदियों के डेल्टा पर स्थित है, ठीक है? कोलेरू झील 2 नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यहाँ पे यह 2 नदियाँ कौन-कौन सी है, ठीक है? 2 नदियाँ कौन-कौन सी है इसको बताना है। तो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग पर जो कोलेरू झील है, 2 नदियों के डेल्टा पर स्थित है। तो जो नदी का नाम है वो कौन-सा आपका? तो पहला आपका गोदावरी और दूसरा यहाँ पे कृष्णा, ठीक है? तो गोदावरी और कृष्णा ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए नदी से भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो देखिए हम तो इसमें आप क्या कर रहे हैं प्रैक्टिस यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर का जो हम पेपर को यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि जितना भी सब सारे आपके जैसे नदी है, ठीक है? सुरंग है, ठीक है? या कोई भी अगर मान लीजिए हाईवे है, ठीक है? तो इसके पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अलग-अलग करके हम इस पर एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है? ये कुछ भूगोल का पार्ट है या कोई बायोलॉजी का पार्ट है, तो उस पार्ट पर भी हम कुछ अच्छे से उसको पूरा एक हेडिंग से ही पूछता है, पूरा एक टॉपिक से, तो उसी टॉपिक को उठा के वहाँ से क्वेश्चन बना के और टॉपिक तो पूछेंगे उसको करेंगे, उसके बाद उस पर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्ज़ैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? ठीक है? ऑक्ज़ैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत आपको बताना है, ठीक है? तो ऑक्ज़ैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ये है आपका टमाटर, ठीक है? कई बार हम बता चुके हैं टमाटर यहाँ पे आपका ऑक्ज़ैलिक एसिड का स्रोत है। ये खट्टा दूध होता है, इसमें क्या होता है? तो इसमें आपको पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, ठीक है? इसमें पाया जाता है यहाँ पे लैक्टिक अम्ल, ठीक है? लैक्टिक एसिड, ठीक है? और चींटी के डंक यहाँ पे जो होता है इसमें क्या पाया जाता है? मेथेनोइक एसिड, ठीक है? मेथेनोइक एसिड, ठीक है? इस तरह से इमली में क्या पाया जाता है? तो जो आपका इसी तरह से अगर इमली में बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है? तो इमली में आपका
इमली में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, टार्टरिक एसिड, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसी तरह से और भी आपको अगर मिल जाए, जैसे सेब में क्या पाया जाता है, तो सेब में आपको मैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, मैलिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप बात करें, इसमें सोडा वाटर तथा अन्य पेय पदार्थ में क्या पाया जाता है, सोडा वाटर में, ठीक है, सोडा वाटर की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, तो CO2 पाया जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको आपको याद रखना था। आपको पूछ रहा था कि ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो इसमें आपको टमाटर, इसमें क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। बाकी इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि कॉपर सल्फेट का एक जलीय विलयन है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक जलीय विलयन यहाँ पे है, इसको आपको बताना है। तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है, नीले लिटमस को लाल रंग में यहाँ पे आपको बदल देता है। नीले लिटमस को लाल रंग परिवर्तित करता है, लिटमस को प्रभावित नहीं करता, लाल लिटमस को नीले, यहाँ पे नीले होता है, नीले रंग परिवर्तित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा कि ये नीले लिटमस को लाल रंग में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सारे इसमें देखिए मैक्सिमम आपको क्वेश्चन जो पूछा गया, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा हट गया है। क्वेश्चन आपका ये है, अरुंधति भट्टाचार्य के सेवानिवृत्त होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक SBI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये आपका कब का है, ये उस समय का आपको था, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अरुंधति भट्टाचार्य, उसके बाद से अगर आप देखें तो इसका अगर आंसर देखें तो यहाँ पे राणा कपूर वैकेंटेशन, ये उस समय का था, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका रजनीश कुमार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इसकी स्टेट बैंक के अध्यक्ष थे तो रजनीश कुमार हो जाएंगे, ठीक है। और इस समय के कौन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पूछ रहा था कि इसमें से SBI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त, तो उस समय आपको किसको किया गया था, तो यहाँ पे अगर आप देखें उस समय, तो उस समय थे आपके रजनीश कुमार, ठीक है। लेकिन अगर इस समय बात करें 2024 में, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं, इनका क्या नाम है, इनका नाम है तो दिनेश कुमार खारा, ठीक है, दिनेश कुमार खारा, ठीक है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको एक नाम दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है, अश्वनी कुमार तिवारी, तो ये प्रबंधक निदेशक हैं, ठीक है। अश्वनी, यहाँ पे अश्विनी कुमार तिवारी की बात करें तो ये क्या है, प्रबंधक निदेशक। लेकिन अध्यक्ष की बात करें तो दिनेश कुमार खारा हैं, ठीक है, SBI के इस समय के, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये करंट अफेयर से महत्वपूर्ण था। अब उस समय अध्यक्ष पूछा था तो इस समय भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर हो सकता है आपका एग्जाम 2 साल बाद हो तो 2 साल के बाद मतलब उसमें जो चेंजिंग आएंगे उनका नाम यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बैंक से जुड़ी आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछता रहता है, ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में देना है, ठीक है। और SBI का गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था 1 जुलाई 1955 ईस्वी को, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे ये थोड़ा इधर उधर हो गया है। एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के कितनी बार मिलती हैं, ठीक है, एक सप्ताह में पूछ रहा है, ठीक है। तो एक तरह से देखिए तो ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो है दे दिया गया है, मतलब रीजनिंग में ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है। तो एक सप्ताह में कितनी बार घूमती, तो 168 बार, ठीक है, 168 बार यहाँ पे आपके ये घूमती है, ठीक है। चलिए तो इसको ऐसे याद रखना है, ये रीजनिंग के पार्ट में आता है, 168 बार घूमती है। अब देखिए कौन से भारतीय अभिनेता को 2016 में फ्रेंच सरकार से अवार्ड अर्नडे देश आर्ट एक ट्रेस लेटर्स ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको पूछा जा रहा है, तो ये किसको प्राप्त हुआ है, तो ये है आपको कमल हसन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। ये पहले का क्वेश्चन था करंट अफेयर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती। देखिए इसमें आपको बताना, आंसर ऑप्शन गायब है इसमें, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन गायब है, नहीं दिया तो है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का सेटिंग इधर उधर हो गया है, ठीक है। तो शुष्क लिटमस में जो आपका होता है, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती, तो ये आपका होता है यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है, ठीक है। तो नीला या लाल लिटमस अपना क्या करता है, रंग नहीं बदलता है, इसका आपका हो जाएगा। जब भी आप शुष्क HCl पे यहाँ पे जो आपको कह रहा है कि शुष्क लिटमस पेपर पर HCl, ठीक है, तो लिटमस पेपर पर HCl करेंगे तो आपको नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है, इसको यहाँ पे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे लिटमस यहाँ पे आपका पेपर है, ठीक है, और इस पे आपको क्या करना है, HCl का यहाँ पे डालना है, तो क्या करेगा, नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है, इसको आपको याद रखना है।
चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर ढकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के तीसरे नियम का है। ठीक है, ये तीसरे नियम का है। यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, गति का यहाँ पे तीसरा नियम के अंतर्गत ये आपका आता है। ठीक है, और इसमें क्रिया और प्रत्येक क्रिया मतलब क्रिया प्रतिक्रिया इसको बोलते हैं। जैसे कोई भी आपको दीवार में कोई भी अगर मान लीजिए यहाँ पे ये तो हुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए नाव खेने के लिए बांस के जमीन को दबाना, अगर कोई आपका नाव है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह का नाव है। ठीक है, तो इस पे क्या करता है, कोई व्यक्ति होता है तो इसको नाव को आगे बढ़ाने के लिए इधर क्या करता है, फोर्स लगाता है। तो अगर क्रिया इधर करता है तो प्रतिक्रिया आपको आगे दिखाई देती है। ये भी आपका क्या है, तीसरे नियम का यहाँ पे फॉलो करता है। ठीक है, तो चाहे अगर मान लीजिए नदी के किनारे कोई व्यक्ति है, नाव पर जा रहा है, इस पे से अगर कूदे तो नाव थोड़ा सा पीछे जाती है। तो ये भी क्या होता है, एक आपका क्रिया प्रतिक्रिया का यहाँ पे उदाहरण एक होता है। ठीक है, चलिए तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा आपका इसका ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, इसको बताना है आपको। तो यहाँ पे प्लूटोनियम है, थोरियम है, टाइटेनियम है, यूरेनियम है, थोरियम है। ठीक है, तो टाइटेनियम क्या है आपका, एक ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ठीक है, टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु भी कहते हैं, इसको बोलते हैं रणनीतिक धातु। ठीक है, धातु। ठीक है, रणनीतिक धातु भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसका उपयोग रक्षा के मजबूत लेकिन भार में उसका आधा गुण वाला उपकरण बनाने में होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी अभिनेत्री ने अपनी पहली फिल्म अनुराग करिकलिन वेल्लम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में राज्य पुरस्कार जीता था। तो ये उस समय का आपका है, तो ये राजश्री विजयन थी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब हमको भी इस फिल्म को लेकर भी ध्यान देना है कि कौन सी फिल्म में कौन सा ऑस्कर जीता, कांस्य पुरस्कार किसने जीता, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कैल्शियम, लेड, एल्युमिनियम और निकिल। सबसे ज्यादा क्रियाशील की बात करें तो यहाँ पे कौन हो जाएगी, तो कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील यहाँ पे होगी। देखिए यहाँ पे जो आपका होता है घटते हुए क्रम में। ठीक है, घटते हुए क्रम में क्या होता है, मतलब अगर ले हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इधर से लिख देता हूँ यहाँ पे कैल्शियम। ठीक है, ये आपका यहाँ पे पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद से है आपका सोडियम, उसके बाद से आपका यहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद से एल्युमिनियम, उसके बाद से आपको जिंक। ठीक है, आयरन। ठीक है, लेड है और उसके बाद से आपका आता है हाइड्रोजन, कॉपर। ठीक है, उसके बाद से आता है मर्क्यूरी, हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन के बाद से कापर, कापर के बाद से मर्क्यूरिक, यहाँ पे Hg आता है। और Hg के बाद से क्या आता है, सिल्वर, सिल्वर के बाद से आता है गोल्ड। सबसे कम गोल्ड होता है। तो ये घटते हुए क्रम में इस तरह से है, मतलब सबसे ज्यादा इसका, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह से आपका ये अभिक्रिया से सबसे अधिक पूछ रहा है। तो कैल्शियम देखिए, इसमें देखिए कैल्शियम यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा, क्योंकि देखिए कैल्शियम के बाद से आपको लेड दिया है, इसके बाद से क्या दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से एल्युमिनियम। तो अगर आप देखें तो एल्युमिनियम भी यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे एल्युमिनियम, उसके बाद से निकिल। तो निकिल तो इसमें है नहीं, लेकिन निकिल भी सबसे कम यहाँ पे होता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको कैल्शियम यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार कितना है। चंद्रमा की सतह पर कितना है आपको पता है इसके बारे में, इतना न्यूटन है पृथ्वी की सतह पर लड़के का भार। तो देखिए ये बहुत बार हम बोल चुके हैं कि चंद्र, यहाँ मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका पृथ्वी है। ठीक है, ये आपका क्या है, अर्थ है। और ये आपका क्या होता है, यहाँ पे मून होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इसका किसी का भार यहाँ पे मान लीजिए है 60 किलो। ठीक है, अर्थ पर भार है 60 किलो। ठीक है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा इसका, तो इसका 60 का 1/6 होता है चंद्रमा पर भार। मतलब कि 1/6 भाग ही होता है 60 का, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 किलो। कोई व्यक्ति यहाँ पे जमीन पे 60 किलो का है, ऊपर जाएगा चंद्रमा पर तो उसका भार हो जाएगा 10 किलो। ठीक है, तो 1/6 भाग होता है।
तो कह रहा है एक लड़के का भार चंद्रमा की सतह पर कितना है, 300 किलो, मतलब यहाँ पे 300 किलो है, ठीक है। तो इसी का अर्थ पर पूछ रहा है, तो इसका 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। भार इतना है तो छतरी का यहाँ पे 1800 न्यूटन यहाँ पे ये हो जाएगा आपका। यहाँ भार की मैं बात कर रहा था, लेकिन इस यहाँ पे भी आपको भार पूछ रहा है, यहाँ पे न्यूटन पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 1800 न्यूटन यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो यही आपको होता है कि मतलब इस अर्थ के 6 गुना यहाँ पे होता है, इसी का इसका 6 मतलब 1/6 गुना अर्थ पर, अर्थ का जो भार होगा इसका 1/6 गुना आपका होता है यहाँ पे, ठीक है, मून पे। और जब आप अर्थ पर लेकर आएंगे तो इसका 6 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1800 यही निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये पर ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। अगला है निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। आघात वर्धनीय मतलब जो जल्दी से टूट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो सिल्वर इसमें सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय होता है सिल्वर, तो एजी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी, ठीक है। और जो इसका यहाँ पे सीरियल होता है तो सिल्वर होता है, उसके बाद से एल्युमिनियम होता है, उसके बाद से क्या होता है, जिंक होता है, उसके बाद से क्या होता है, सोडियम होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, सिल्वर। तो इस तरह से आपका होता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसमें से सरीसृप वर्ग से तो मगरमच्छ, मेढक, कछुआ, सांप, ठीक है। यहाँ पे तो आपको ये पता करना है कि सरीसृप जो होगा ये मेढक नहीं होगा, ठीक है। सरीसृप के अंतर्गत आपके मगरमच्छ और सांप और कछुआ ये तीनों आते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ वर्ग के प्राणी थल पर रेंग कर चलते हैं। थल मतलब जो आपकी जमीन होता है, ठीक है, जमीन पर क्या होता है, रेंग कर चलते हैं। सरीसृप का मतलब ये होता है जो रेंग कर चलने वाले जितने भी जीव होते हैं वो आपके सरीसृप के अंतर्गत, रेप्टाइल के अंतर्गत ये आते हैं। तो मगरमच्छ भी देखिए रेंग कर चलता है, सांप भी और कछुआ भी रेंग कर ही चलते हैं, ठीक है, ऐसे घसक के चलते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे इसका, ठीक है, ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारा चीज हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आगे क्वेश्चन बनेगा तो उस हिसाब से उस समय हम देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, ये रेंग कर नहीं चलता है, ठीक है, और ये जल में और थल दोनों में रहते हैं, ठीक है। ये भी आपको जल और थल में रहते हैं। इसमें से कुछ सांप देखे तो जल में रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम सांप जो है थल पे ही रहते हैं। इसमें जल और थल तीनों तो आपको एक ही तरह दिखाई देगा, लेकिन आपको चलने की जो है कंडीशन को देकर आपको सरीसृप बताना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो होगा ये होगा निम्न में से कौन एक भारतीय जिम्नास्ट है जिसने वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया, ठीक है। यहाँ पे पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ भारत सरकार द्वारा, ठीक है। तो कोनेरू हम्पी, पीवी संधू, साक्षी मलिक, दीपा कर्मकार, ठीक है। तो ये उस समय का आपका था, ठीक है, उस समय का था। तो इसने कितने किया था, तो ये आपका था दीपा कर्मकार, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी तरह से आगे भी देखिए सब क्वेश्चन देखते चलेंगे, हमको ये अंदाजा भी मिल जाएगा कि क्या हमको पढ़ना है। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर स्थिति व गतिज ऊर्जा में क्या होती है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर क्या होगी, ये यहाँ पे ध्यान देकर इसकी स्थिति ऊर्जा कम हो जाएगी, जबकि गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए हम इसको बताने से पहले हम पेपर को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, तो कहता है ऊंचाई से गिर रही है, बॉडी यहाँ पे गिर रही है, तो भाई स्थिति अभी यहाँ पे रखी है, तो स्थितिज ऊर्जा यानी कि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या है, मैक्सिमम है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये जीरो है, मतलब एक तरह से कम नहीं है, ये जीरो के बराबर है काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई भी यहाँ मूवमेंट जैसे ही मूवमेंट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो कम होगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, कम हो जाएगी, जबकि गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आपका होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर आप ही हैं, अगर छत पर से यहाँ पे छत पर है, ठीक है, और छत पर से अगर आप मान लीजिए यहाँ पे छत पर हैं, छत के किनारे हैं, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ से कूद कूद जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी तो आपकी कम हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यही इसी तरह से आपका होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया, घटती हुई परमाणु के बढ़ती हुई परमाणु द्रव्यमान के, ठीक है। तो आधुनिक जो आपका देखें यहाँ पे किस पर यहाँ पे व्यवस्था की गई है, इसको आपको बतानी है। तो ये जो आपका किया गया है ये किस पे किया गया है, साफ नहीं दिखाई दे रहा।
ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, इसको आपको बताना है यहाँ पे। तो आधुनिक सारणी पे जो तत्वों का आपका व्यवस्थित किया गया है, ये परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, ठीक है। नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन में कितना होता है आपको, नाइट्रोजन का एन से सिंबल है, इसका परमाणु संख्या कितना है 7, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये होता है आपको 14, ठीक है। इसको इतना आपको पता है, 7 और 14, ठीक है। और यहाँ पे इसके बारे में देखें तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 7, ठीक है, 7 होती है। ऑप्शन नंबर 20 आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और नाइट्रोजन जो है ये वायुमंडल में कितना परसेंट है, 78%, ठीक है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन द्विव परमाणु गैस है। नाइट्रोजन क्या है, ये एक आपका क्या होता है, द्विव परमाणु गैस है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला यहाँ पे, निम्न किस भारतीय खिलाड़ी 17 में यूनेस्को यूएस U20 टूर्नामेंट जीता था, ठीक है। तो ये 2017 का करंट अफेयर, देखिए करंट अफेयर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा रहा था, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है करंट अफेयर, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है कि करंट अफेयर को एकदम से आपको ध्यान देना ही देना है, ठीक है। नहीं तो कहीं ना कहीं ये आपको जो है यहाँ पे हानि पहुंचा सकता है अगर आप ध्यान से इसको नहीं पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारा जो होगा कि ओपन किसने जीता था 2017 में, यूनेस्को ओपन बैडमिंटन। तो ये आपके थे, इनका नाम क्या था, तो ये थे आपके एच.एस. प्रणय, ठीक है। इसको याद रखना। चलिए आपका अगला देखिए, विद्युत प्रवाह को मापने के निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लिया जाता है, विद्युत प्रवाह को, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर, रियोस्टेट, वोल्टमीटर, अमीटर, ठीक है। तो विद्युत प्रवाह नापने के लिए क्या लिया जाता है, अमीटर, ठीक है, अमीटर का उपयोग किया जाता है। और भी सारे यहाँ पे जैसे गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, विद्युत धारा को मापने के लिए, किसको, तो विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा को मापने के लिए, ठीक है। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर मापने के लिए, ठीक है। और रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट यहाँ पे क्या होता है, ये भी धारा को जो वैल्यू होता है उसको बैलेंस रखने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको एग्जाम में पूछे जाने की ज्यादातर संभावना रहती हैं, ठीक है। ये देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया था। धार्मिक सुधार के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ब्राह्मण सभा और ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी, वह कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखें कि धार्मिक सुधार के क्षेत्र में इसने किया था स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ठीक है। ये किसने किया था, तो राजा राम मोहन रॉय ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। तो उत्परिवर्तन यहाँ पे, उत्परिवर्तन, जननात्मक विलगन, प्राकृतिक चयन, विकास, तो इसमें से आपको उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, अगर आप देखिए ध्यान से तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ए उत्परिवर्तन, उसके बाद से बी, उसके बाद से प्राकृतिक चयन सी, उसके बाद से डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उचित परिवर्तन कह रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछने को मिलता है। पौधों में कौन से हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। तो ये बायो का क्वेश्चन था, बॉटनी का अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो कौन से पौधे से इसमें, तो अबेबिस अम्ल होता है, साइटोकाइनिन होता है, गिबरेलिन होता है, ऑक्सिन होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा इसमें से आपका होता है, ठीक है। तो ये आपका होगा यहाँ पे ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन यहाँ पे पौधे की ओर आपका होता है। ऑक्सिन की खोज 1880 में किसने किया था, 1880 ईस्वी में डार्विन में किया था, ठीक है, डार्विन, ठीक है। इसको आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या था, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे जो है क्लास समझ में पूरा आया होगा, पूरा अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज क्लियर हुआ होगा, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।